Hello beta, welcome to Avanti Fellows. We will be discussing the EMI का जो आपका टेस्ट हुआ चैप्टर टेस्ट EMI का, we will be discussing the solution to that, right? तो बिफोर स्टार्टिंग एक बार आपको वेटेज या इम्पोर्टेंस बता देता हूँ उस चैप्टर की मैं. सो देर आर इन टोटल 29 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 5 years. पिछले 5 सालों के अगर पेपर का एनालिसिस अगर आप चेक करो तो पिछले 5 साल में इन टोटल 29 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. तो इसका मीडियम वेटेज हम बोल सकते हैं कि 1 to 2 क्वेश्चन यू विल सी इन योर एग्जाम. ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना, बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड. तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरेशन ऑफ ईएमएफ जनरेशन, जैसे आपका मोशनल ईएमएफ हो गया या फिर ईएमएफ बैक ईएमएफ हो गया ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, वो वाला कंसेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड वन इज जनरेटर, एसी जनरेटर का कंसेप्ट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो दीज आर द टॉप 3 टॉपिक्स जिनसे अभी तक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं. ठीक है, चलिए अब एक्चुअल सॉल्यूशन देखते हैं इस एग्जाम का. तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, two inductors L1 and L2 are connected in parallel and a time varying current flows through each of them equal to I1 and I2 respectively. The ratio I1 by I2 at any instant is equal to. ठीक है, दो इंडक्टर्स हैं, कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो आपको दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनके अक्रॉस जो EMF जनरेट होगा है ना, EMF जनरेटेड अक्रॉस दीज टू इंडक्टर्स विल बी सेम बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये बात मैं देख सकता हूँ यहाँ से. अब मुझे बताना है करंट I1 बाई I2 इसका रेशो है ना, I1 बाई I2 आई हैव टू फाइंड आउट. तो ये मुझे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, आई विल राइट कि देखो EMF जनरेटेड अक्रॉस L1 एंड L2 इज सेम. तो EMF का फॉर्मूला वी नो, हमें EMF का फॉर्मूला पता है, क्या लिख सकते हैं, L1 di1 बाई dt है ना, L di बाई dt होता है फॉर्मूला, ये इक्वल टू होगा किसके, L2 di2 बाई dt. ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ठीक है, माइनस साइन भी होता है बट दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे दोनों साइड से. ठीक है जी, अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, dt दोनों साइड कॉमन है तो रेट ऑफ चेंज को भी आप हटा दो. तो यू कैन राइट इट इन अ वे L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2. ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे I1 एंड I2 आर वेरिंग करंट बट हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वी कैन राइट दिस इक्वेशन एट एवरी पॉइंट दे विल बी इक्वल. L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2. अब यहाँ से मुझे I1 बाई I2 का रेशियो बताना है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट कि I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू L2 बाई L1. तो मेरा इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चे, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शन ए सही है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न N इंक्रीजेज एज. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड आपको बताना है कैसे वेरी करेगा विद लेंथ एंड एरिया. ठीक है, बट यहाँ पे कैच क्या है ना कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स है, आप नंबर ऑफ टर्न्स आपने फिक्स्ड कर दी है, उसके बाद आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो टर्न्स के बीच में गैप बढ़ेगा ना. अगर मान लो आप, थोड़ा आपको समझा देता हूँ, पहले 2 फॉर्मूला लिखता हूँ देन आई विल एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, राइट. अभी नंबर ऑफ टर्न्स के जो होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में जो हम जनरली फॉर्मूला लिखते हैं वो लिख रहा हूँ बच्चे. ठीक है, तो इंडक्टेंस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. यहाँ पे एन जो है ना, दिस एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, एक गिवन लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फॉर्मूला है, राइट. अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्मूला में, तो हम दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. ठीक है, तो कुछ नहीं है, वही n को लिख दिया n बाई एल, राइट. तो n स्क्वायर बाई एल आ गया नीचे. यहाँ पे जो कैपिटल N है दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड. अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है दिस इज फिक्स्ड, दिस इज गिवन एज फिक्स्ड. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट साइड वाला है ना. लेफ्ट साइड वाला तो पर यूनिट लेंथ है, अगर आपने लेंथ चेंज किया तो पर यूनिट लेंथ जो टर्न्स है उसका वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सोलिनॉइड था बच्चे, मैं बोलता हूँ इसमें 10 टर्न्स हैं. ठीक है, इसी सोलिनॉइड को मैंने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10 टर्न्स ही रहेंगे बट ये लेंथ बढ़ गई, राइट. तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी डिस्टर्ब. तो फिर फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं देगा. तो राइट साइड वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब इस फॉर्मूला से आपको क्या पता चलता है बच्चे कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो क्या पूछा है, इंक्रीजेज एज सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेज एज द एरिया इज इंक्रीज्ड एंड एल इज डिक्रीज। तो एल डिक्रीज होगा और एरिया इंक्रीज होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो अपना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। अ कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर इन ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक डिस्क है जो डिस्क के प्लेन से, डिस्क का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर एंड द रिम ऑफ द डिस्क। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इन टू द प्लेन आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। देखो ये रहा, एक डिस्क है जो इसमें ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इस डिस्क के सेंटर पे एक पॉइंट कनेक्ट किया और इसके रिम पे कनेक्ट किया, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने रजिस्टर आर को जोड़ दिया, राइट। अब देखो क्या होगा बच्चे कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में डिस्क रोटेट करेगी तो इसके अक्रॉस एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, इसके सेंटर और रिम के अक्रॉस एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। उस मोशनल ईएमएफ की वजह से देयर विल बी सम करंट थ्रू दिस रजिस्टर आर। अब वही करंट आपको फाइंड आउट करना है, द करंट थ्रू द रजिस्टर आर यू हैव टू फाइंड आउट। ओमेगा की वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू दे दी है, आर की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो वी नो दैट कि रोटेशन के केस में मोशनल ईएमएफ जो होता है वी कैन राइट इट एज मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब इसमें क्या करना है, अपने को वैल्यूज डालनी है सीधा सीधा। तो बी आपको दे रखा है 0.1, ओमेगा आपको दे रखा है 40 रेडियंस पर सेकेंड, सब एसवाई में है। एल लेंथ कितना है, एल इज गिवन एज रेडियस ऑफ द डिस्क है ना, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, 5 स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चा है ना, 5 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ये कर लेते हैं, एल स्क्वायर हो गया, राइट, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको जो वैल्यू मिलने वाली है ईएमएफ की वो मिलेगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट्स, या फिर बोल दो 5 मिली वोल्ट्स आपको ईएमएफ मिल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, करंट। तो करंट आप यू कैन इजीली फाइंड आउट करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो 5 मिली वोल्ट्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 1, तो आपका जो करंट आएगा, करंट विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर्स। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मिली एम्पियर्स। तो फिर हमारा कौन सा चॉइस ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 सर्कुलर coils कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द 3 सिचुएशंस शोन इन द फिगर, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। देखो 3 अलग अलग कंडीशन दिए, दो coils है, मान लो एक बोला 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, इन दोनों coils को ना 3 अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया। पहला आपको केस दिख रहा है, दूसरा, तीसरा। अब इसमें बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम इन द सिचुएशन, कौन से सिचुएशन में मैक्सिमम रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चे मैक्सिमम तब रहता है जब लिंक्ड फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल इज मैक्सिमम। मान लो अगर 1 को मैं प्राइमरी कॉइल मान लूँ तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो सेकेंडरी कॉइल से कितना ज़्यादा लिंक्ड होगा। तो देखो बच्चे, इसमें अगर कुछ फ्लक्स चेंज होता है तो ये सेकेंडरी कॉइल नंबर 2 से भी पास करेगा। इधर कुछ फ्लक्स चेंज होता है, केस जो सेकेंड बी वाला केस है, तो यहाँ से कितना फ्लक्स पास करेगा, लिमिटेड, कम पास करेगा। और थर्ड है इसमें तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, इधर हो गया तो कुछ भी पास नहीं करेगा शायद। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड विल बी इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर ए। तो क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम इन द सिचुएशन ए। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A conducting square loop is moving in a magnetic field as shown. Resistance of the loop is R. The induced current in the loop is. तो इस लूप में इंड्यूस्ड करंट आपको बताना है। ठीक है बच्चे, तो देखो इंड्यूस्ड करंट तब आएगा जब इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब फ्लक्स चेंज हो, है ना, या तो एरिया बदल रहा हो लूप का, या फिर
क्या लूप रोटेट कर रहा हो, है ना, तभी तो हो सकता है ईएमएफ जनरेट। बट यहाँ पे क्या है, लीनियर मोशन है और एरिया ऑफ द लूप इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू ही आपकी जो है मोशनल ईएमएफ की वैल्यू ही जीरो रहने वाली है। तो करंट इंड्यूस्ड क्या रहेगा, करंट इंड्यूस्ड भी जीरो रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसको तो हमें सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी कॉइल का वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, ऑप्शन ए, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे ही टर्न्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में बढ़ेंगे तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बिल्कुल, जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। टाइम ऑफ रोटेशन, टाइम ऑफ रोटेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, कितनी देर में वो रोटेट कर रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करता बट करंट डिपेंड करता है। एक बार ईएमएफ जनरेट हो गया तो करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में, दैट विल डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइज हॉरिजॉन्टली विद a speed of 720 km per hour. The distance between the edge of the wings is 25 meter. The magnetic field which is perpendicular to the plane of the wing is this. The induced EMF is, ठीक है। तो अब देखो एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन के विंग्स होते हैं। विंग्स को है ना आप एक कंडक्टर के मानो, एल्यूमिनियम का बनता है ना, एल्यूमिनियम अलॉय की बॉडी होती है एरोप्लेन की, तो उसको आप क्या कंडक्टर मानो, एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर विच इज़ मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लाई कर रहा है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे, वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर अ स्ट्रेट वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशनल ईएमएफ, तो वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ, ठीक है। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फॉर अ स्ट्रेट वायर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, बी एल इंटू वी। B is the magnetic field का strength, L is the length of the wire and V is the velocity with which it is moving। तो सारी चीज़ें मुझे दे रखी है क्वेश्चन में। B का वैल्यू है 8 × 10⁻⁴ इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो आपका विंग स्पैन है, विंग स्पैन ऑफ द एयरप्लेन। यानी कि देखो ऐसा होगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और एरोप्लेन मूव कर रहा है, एरोप्लेन का ये बॉडी हो गया, और दीज आर द विंग्स। अब इन विंग्स का जो स्पैन है वो आपको दे दिया कितना है, 25 मीटर। दिस इज द 25 मीटर का लेंथ, 25 मीटर लंबे विंग्स हैं, और दिस एरोप्लेन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी। तो इसके विंग्स के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा, वी आर कैलकुलेटिंग दैट वैल्यू, ठीक है बच्चे। तो अब क्या करेंगे, 8 × 10⁻⁴ दे रखा है, लेंथ ऑफ द विंग्स इज 25 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 वोल्ट्स। तो ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस द विंग्स इज 4 वोल्ट्स, तो हमारा ऑप्शन बी सही आएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड व्हेन वी डिस्कस द बेसिस ऑफ लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, यस। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन वी टॉक अबाउट लेंज लॉ। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, इजी क्वेश्चन, एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इफ इट मूव्स विद वेलोसिटी दिस, डायनेमिक ईएमएफ अक्रॉस इट्स एंड्स विल बी, ठीक है। तो वायर, कॉपर वायर है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, तो ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शंस का नहीं पता है ना। तो क्या करेंगे, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ इज इक्वल टू लेंथ इंटू बी क्रॉस वी, ठीक है। तो बी क्रॉस वी, ये फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। लेंथ कितना दिया है बच्चे, व्हाट इज द लेंथ, 2, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को देखो आप, 2i कैप प्लस 4j कैप, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन एक्स वाई। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा बच्चे, जेड प्लेन। तो हमारा जो लेंथ को लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज 2k कैप बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो k कैप इज द जेड डायरेक्शन, ठीक है, इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b क्रॉस v। तो i j k, b वेक्टर दिया है आपको 2 4 0 और v दिया है 4 6 8। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2k कैप
इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के साथ आएगा, आई के साथ क्या आएगा 8 टू 16, 16 माइनस 16 आई के साथ, सॉरी 8 4 32, 32 माइनस 0 तो आपका 32 आई कैप आ गया। और जे के साथ माइनस साइन लोगे और बाकी 8 टू 16, 16 के जे कैप और के साथ आप लोगे तो के साथ क्या आएगा 6 टू 12 माइनस 16 तो माइनस 4 के कैप, ये आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको 2 के कैप के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो खाली के वाले कंपोनेंट बच जाएगा तो 4 इंटू माइनस 4 इंटू 2 ये आपका आ गया -8 EMF है तो वोल्ट्स। तो क्या आंसर आ गया हमारा EMF जनरेटेड इज -8 वोल्ट्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिगर शोज अ स्क्वायर लूप हैविंग 100 टर्न्स, एन एरिया ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। द मैग्नेटिक फील्ड एज ए मैग्नीट्यूड B इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला। वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द लूप आउट ऑफ द फील्ड इज इन 1 सेकेंड इज। तो आपको वर्क रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है इफ यू नीड टू पुल आउट दिस लूप फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। तो आपको वर्क रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें ना हमें फोर्स निकालना है। तो भाई फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि F इज इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल, करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। चलिए, अब इसमें जो अननोन वैल्यूज़ है दैट वी कैन फाइंड आउट। करंट क्या होता है EMF बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और EMF की रिक्वायरमेंट होगी तो EMF कैन बी फाउंड आउट बाय, EMF का फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू BLV। सिंगल टर्न होगा तो BLV होता है मोशनल EMF, नंबर ऑफ टर्न N है 100 दे रखा है क्वेश्चन में तो N इंटू BLV, राइट। इसके अलावा और क्या चाहिएगा हमें, वी विल रिक्वायर L भी निकाल सकते हैं। देखो स्क्वायर लूप दे रखा है और एरिया दे रखा है तो वी कैन फाइंड आउट L ऑल्सो, ठीक है, L निकल आएगा। और वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी भी निकल आएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू L/T। तो एक साइड जो लेंथ होगा, जैसे मान लो ये लेंथ है, इसको निकाला कितने टाइम में, टाइम 1 सेकेंड दे रखा है तो वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी बाय L/T। यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके ना सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं बेटा। चलिए, तो सबसे पहले आई विल ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ L। ठीक है, तो L स्क्वायर मुझे दे रखा है, एरिया है स्क्वायर लूप का, L स्क्वायर इज गिवन एज 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। तो L स्क्वायर इज गिवन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से L कैन बी कैलकुलेटेड एज 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, है ना। उसके अलावा सेकेंड स्टेप यू विल ट्राई टू फाइंड आउट वेलोसिटी क्या होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में 1 सेकेंड में मूव कर गया आउट, तो ये आपका आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, EMF निकालना। EMF कैन बी फाउंड आउट बाय, EMF में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न इज 100 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन एज 0.4 टेस्ला इंटू L आपने निकाला अभी 2.5 L की वैल्यू 2.5 नहीं सॉरी, L इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू वेलोसिटी भी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 आ गया, राइट। अब इसको आप EMF को कैलकुलेट करते हो तो EMF आपका इसके अकॉर्डिंग आएगा 25 इंटू 0.4 1 और ये 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू पावर -4, तो ये आ गया 0.1 वोल्ट्स, है ना, 10 टू पावर -1 वोल्ट्स। तो 0.1 वोल्ट आपका आ गया EMF, राइट। अब आपको करंट निकालना है, नेक्स्ट स्टेप यू विल फाइंड आउट करंट। I इज इक्वल टू EMF बाय R। EMF आपका 0.1 वोल्ट है और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम्स, तो करंट इन द सर्किट विल बी 0.001 एम्पियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेंथ भी पता है, B भी पता है, तो फोर्स वी कैन फाइंड आउट। फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू करंट इंटू 0.001 इंटू मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दे रखा है 0.4 इंटू लेंथ 5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो मुझे फोर्स मिल गया। अब वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन, है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो
यहाँ से एल लेंथ बाहर निकल जाएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है एल, और फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो वी कैन इजीली फाइंड आउट वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि मेरा है एल के बराबर। तो वैल्यू रख देंगे बच्चे, फोर्स कितना आया 2 × 10⁻⁵ इंटू एल कितना था 5 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व हम करते हैं तो हमारा आएगा 10⁵ 2 × 10 और 10⁻⁻6 जूल्स। तो ये हमारा आंसर आया। तो 10⁻⁻6 जूल्स मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए क्लोज्ड रिंग ए एंड इन ओपन रिंग बी मैग्नेट्स आर फॉलिंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग, द करंट जनरेटेड इन ए एंड बी हैविंग डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो ये दो रिंग है, अलग अलग है, आइसोलेटेड केसेस हैं एक दूसरे से। ए के केस में क्लोज्ड रिंग है और एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट विद साउथ पोल डाउनवर्ड ये गिर रहा है, राइट। बी में क्या है, ओपन लूप है और बार मैग्नेट विद नॉर्थ पोल नीचे गिर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो है इधर जो जब बी केस बी की बात कर रहा हूँ, राइट, जब बार मैग्नेट नीचे गिरेगा तो कोई अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट होगा, है ना, अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होगा अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। बट क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा ये, दिस लूप विल नॉट गिव एनी रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो ये ना फ्रीली फॉल कर जाएगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या पूछ रहा है कि द करंट जनरेटेड इन ए एंड बी हैव डायरेक्शंस। देखो ए और बी तो ओपन लूप है तो इसमें करंट जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है, तो ईएमएफ होगा बट करंट जनरेट होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, सेकंड केस में तो आपका जीरो रहेगा। तो ऑप्शन ए एंड बी तो कट गए। अब सी और डी में से आपको बताना है कि सेकंड केस में तो हमें पता है कि करंट जीरो है। अब देखो यहाँ पे साउथ पोल वाला मैग्नेट नीचे गिर रहा है तो अपोजिंग करंट इंड्यूस होगा, राइट। तो इस लूप का भी जो पोल जनरेट होगा वो साउथ होना चाहिए ना, साउथ एंड साउथ दे विल रिपेल, राइट। तो फॉर साउथ देखो अगर आप डायरेक्शन लोगे साउथ पोल के लिए तो अभी आपको जो डायरेक्शन मिलने वाला है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा तो ही अपवर्ड जो इसके लूप का ऊपर वाला हिस्सा है वो साउथ पोल के तौर पे बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसे। तो अब अगर हम बोलें तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन फर्स्ट केस ए के केस में क्लॉकवाइज है और बी के केस में क्या है बच्चे, जीरो, देयर इज नो करंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्टेन एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज दिस, द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द एरिया इज 12.9 पिको एम्पियर एट टाइम दिस, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आपका जो है कैपेसिटर का क्वेश्चन आ गया, राइट। तो ईएमएफ का नहीं है। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू d∅dt, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है तो आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और राइट आंसर निकाल लेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन इलास्टिसाइज्ड conducting band is around a spherical balloon, its plane passes through the center of the balloon, a uniform magnetic field of magnitude 0.05 Tesla is directed perpendicular to the plane of the band, air is let out of the balloon at 10 to the power air is let out, अच्छा air is let out जो गलत लिखा है इधर, air is let out of the balloon at 100 centimeter cube per second at an instant when the radius of the balloon is 20 सेंटीमीटर। जब रेडियस ऑफ बलून है 20 सेंटीमीटर उस समय आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम यानी dV/dt दे रखा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द बैंड इज, ठीक है बच्चों। तो देखो केस को समझते हैं, इस बार इसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्फेरिकल बलून है, ये स्फेरिकल बलून हो गया, इसके ऊपर एक इलास्टिसाइज्ड कंडक्टिंग बैंड है ना, इसके चारों तरफ ना एक कंडक्टिंग बैंड लपेट दिया गया, कंडक्टिंग बैंड। तो ये कंडक्टिंग बैंड है मतलब इलास्टिक भी है, फ्लेक्सिबल भी है लेंथ में और कंडक्टर भी है, राइट। इसके परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा बच्चे, जैसे इसका एरिया चेंज होगा है ना, जैसे बलून में से हवा निकलेगी तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बलून विल डिक्रीज और उसकी वजह से साइज ऑफ द इलास्टिसाइज्ड बैंड यानी कि जो अंदर वाला एरिया है, देखो अभी हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ मैं, जो ये अंदर वाला एरिया है दिस एरिया विल ऑल्सो चेंज, ये एरिया क्या होगा, बदलेगा। इस एरिया के बदलने से
फ्लक्स जो है वो भी बदलेगा, एंड ड्यू टू दैट फ्लक्स देयर विल बी सम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द बैंड, कोई ना कोई ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की ही वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है बच्चे, अब देखो कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं। फॉर अ परपेंड, देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फेरिकल वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में dv/dt दे रखा है, तो मैं यहाँ से dv/dt निकालने की कोशिश करता हूँ। dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इंटू 3r² इंटू dr/dt। ठीक है, dr/dt, तो यहाँ से यार मुझे मिल जाएगा dr/dt, निकाल लेता हूँ dr/dt, ताकि मैं इसका स्क्वायर करके मैं एरिया निकाल सकूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, उसी से मुझे क्या मिलेगा फ्लक्स, है ना। तो dr/dt निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1/4 पाई r² इंटू dv/dt। तो dv/dt मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, आई कैन इजीली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। ठीक है, अब देखो फ्लक्स एट एनी पॉइंट, फ्लक्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है 0.05 टेस्ला का है, तो अगर मुझे एरिया एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पता हो तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो मैं फ्लक्स को लिखता हूँ फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई r²। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया इंटू, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना तो कोई उसका शेप फैक्टर का तो कोई रोल आएगा नहीं, b इंटू पाई r² आपका फॉर्मूला में लिख दिया। ईएमएफ निकालते हैं तो क्या निकल सकता है -d∅/dt, -d∅/dt, तो -d∅/dt अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला से करूँ तो क्या आएगा d∅/dt, तो -2 पाई आर बी इंटू dr/dt। ठीक है, ये हो गया -2 पाई आर बी dr/dt। dr/dt मुझे लेफ्ट साइड से पता है तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूं वैल्यू को, -2 पाई आर बी इंटू dr/dt। dr/dt क्या है 1/4 पाई r² इंटू dv/dt। देखो अब वैल्यूज़ जो है ना, सभी की सभी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी हैं। आपको क्या दे रखा है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द बलून जिस समय निकालना है 20 सेंटीमीटर के टाइम पे पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड जो है 0.25 टेस्ला ये भी पता है, रेडियस पता है, और dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको ये पता है, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सभी की सभी वैल्यूज़ अब मैं इस क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करूँगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनल वैल्यूज़। ठीक है बच्चे, चलिए फाइनल वैल्यूज़ निकालते हैं, दैट विल बी, इसमें वैल्यूज़ रख देंगे और फाइनल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, -2 पाई आर की वैल्यू आपको 20 इंटू 10⁻⁻², बी इज़ गिवन है 0.05 इंटू, अच्छा वैल्यूज़ कट भी जाएंगी यार, है ना, इसको सब्सटीट्यूट करने से पहले वी विल कैंसिल आउट जो हमारा कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, 2 पाई से 4 पाई चला गया, ये 2 आ गया, आर से आर गया। ठीक है, और ये आपका बच गया b बाय मैग्नेटिक 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू dv/dt। dv/dt इज गिवन एज -100 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, देखो ये सेंटीमीटर क्यूब था, इसको मीटर क्यूब में किया बच्चे, तो 10⁻⁻6 आ गया, और क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा, एक नेगेटिव साइन इधर भी था तो इसको नहीं भूलेंगे ना, ये माइनस साइन था, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा 12.5 माइक्रो वोल्ट्स। 12.5 माइक्रो वोल्ट्स जो है वो मेरा आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए पैरेलल स्मूथ कंडक्टिंग रेल। ठीक है, तो 2 एंड्स यानी एक एंड ये हो गया, दूसरा इसका पैरेलल एंड ये हो गया, पैरेलल स्मूथ कंडक्टिंग रेल आपका ड्रॉ हो गया, इसके दो एंड्स के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ओके, अ कंडक्टिंग रोड लाइज ऑन दीज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रेल्स। एक कंडक्टिंग रोड, ये मेरी येलो कलर की कंडक्टिंग रोड है, ये इस पर लाई करती है। यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर आपको दिख रहा है कि एक इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। उसके बाद इफ द रोड इज गिवन ए वेलोसिटी v एंड रिलीज्ड एज शोन इन फिगर, इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कुछ वेलोसिटी दी तो डेफिनेटली इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द वेलोसिटी क्या होगा, फ्लक्स लिंक विद द लूप विल इंक्रीज, वो जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल एग्जिस्ट, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा बच्चे, इस रजिस्टेंस के अक्रॉस
हीट डिसिपेशन कराएगा, ठीक है। तो अगर आपने कुछ एनर्जी दी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी थी, तो अल्टीमेटली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, तो डेफिनेटली ये रुक जाएगी कुछ समय के बाद, ओके। उसके बाद इट विल स्टॉप आफ्टर सम, द टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव, ये गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि देखो अगर वर्क डन टू द सिस्टम नेगेटिव होता, वर्क डन टू द सिस्टम अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो क्या, कहाँ से आ रही है, राइट। तो ये हमारा गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 पार्शली सही है, बट ओवरऑल बोलें तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 की बात करें कि फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट्स वर्क डन इज नेगेटिव। अगर फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट के एक्ट कर रहा हो तो फोर्स वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नेगेटिव। तो स्टेटमेंट 2 सही है हमारा मैकेनिक्स के नज़रिए से। तो फिर इसका राइट आंसर मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, टू कोप्लेनर कंडक्टिंग रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर प्लेस्ड concentric in space, the mutual inductance of both the rings is maximum if the rings are coplanar, ठीक है। तो दो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक होंगी, एक रिंग हो गया, दूसरा ये रिंग हो गया, तो इनका जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, कंसेंट्रिक है। तो अगर ये कोप्लेनर होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, सही बात है ना। मान लो अगर ये कोप्लेनर ना होती और फिर भी कंसेंट्रिक होती तो कुछ ऐसा केस बनता बच्चे, है ना। तो फिर उस केस में हम बोल नहीं सकते थे कि फ्लक्स जो है वो लिंक्ड वो सेम रहेगा, कंसेंट्रिक तो है बट कोप्लेनर नहीं है, राइट। तो अब स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। फॉर टू कोएक्सियल conducting rings of different radii, the magnitude of magnetic flux in one ring due to the current in other ring is maximum when both are rings are coplanar। तो ये वही उसी चीज़ को दोबारा लिख दिया कि अगर ऐसा होगा तो कोप्लेनर होगी तभी मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा। तो बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A physicist work in a laboratory where the magnetic field is 2 Tesla. She wears a necklace enclosing area this in such a way that the plane of necklace is normal to the field and having a resistance R equals to 0.01 ohm. तो necklace का resistance जो है वो 0.01 ohm है। Because of power failure the field decays to 1 Tesla in time 10 to the power -3। ठीक है, 2 Tesla से 1 Tesla आ गया फील्ड जो है ड्यू टू power failure in a time of 10 to the power -3 seconds, then what is the total heat produced in her necklace। अच्छा, तो पहले ये समझो कि नेकलेस में हीट प्रोड्यूस ही क्यों होगा। देखो बच्चे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है तो देयर विल बी सम चेंज इन फ्लक्स थ्रू द नेकलेस। जो उन्होंने नेकलेस पहना है उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से देयर विल बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि इस नेकलेस का कुछ रेजिस्टेंस है 0.01 ओम्स का, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से देयर विल बी सम हीट डिसिपेशन इन द नेकलेस। तो प्रैक्टिकल कंडीशन तो हमें समझ आ गया, आप गिवन वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले वी विल फाइंड आउट कि डीबी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज कितना हुआ 2 - 1, 2 से घटकर 1 हो गया कितने टाइम में 10 to the power -3 में, तो ये हमारा आ गया 10 to the power 3 TB/dt की वैल्यू, ठीक है। टेस्ला पर सेकेंड आएगा आंसर इसका, ठीक है। डी, अब मुझे पता है d∅dt रेट मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है उसको मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो एरिया तो कांस्टेंट था, तो चेंज किसकी वजह से होगा, फ्लक्स, केवल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के चेंज होने की वजह से, तो a इंटू dB/dt। तो एरिया कितना गिवन है बच्चे, एरिया ऑफ द लूप इज गिवन एज 0.01 इंटू dB/dt जो मेरा 10 to the power 3 था, तो यहाँ से मुझे मिला 10, जो d∅/dt की वैल्यू है वो 10 आ गई, ठीक है। अब करंट आई नो, करंट वी कैन कैलकुलेट, करंट कैसे निकलेगा, करंट कैसे निकलेगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये क्या 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 0.01, ये रेजिस्टेंस दे रखा था, यहाँ से मुझे मिल गया कि 1000 इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है बच्चे, 1000 एम्पियर। अब देखो सोचो कि इतना करंट कैसे आ गया, भाई टेस्ला इज ऑल्सो ए लार्जर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो टेस्ला इतना चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड तो करंट इतना आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब वी विल फाइंड आउट हीट डिसिपेशन। तो हीट डिसिपेशन क्या होता है बच्चे, हीट इज इक्वल टू I² R/T। तो कितने टाइम में निकालना है, 10 to the power -3 सेकेंड्स में। रेजिस्टेंस कितना है गिवन है और करंट मैंने निकाल लिया, तो 1000 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R इज़ 0.01 इंटू उसके साथ क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू 10 to the power -3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 10 to the power 6 और ये 10 to the power 5
10⁻5 एंड 10⁻6, तो आपको मिलेगा 10 जूल्स। तो जो हीट डिसिपेशन है वो कितना है, 10 जूल्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चे। द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit is given by phi is equal to t cube minus 3t minus 7. Choose the correct graph for induced EMF. तो EMF we can write यार, EMF क्या होता है, d phi by dt होता है। देखो यहाँ भी क्वेश्चन में क्या था, यही तो था, d phi by dt, यही तो EMF था, हमने रख लिया। तो d phi by dt क्या है, EMF is equal to minus d phi by dt। अब बच्चे देखो हमें phi दे रखा है, तो we can easily find out EMF is equal to माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो टी क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है 3t² और -3, राइट, दिस इज़ द डिफरेंशिएशन। अब इसको एक्सपेंड कर दें तो -3t² + 3, तो ये मेरा EMF है। तो टाइम के साथ इसका वेरिएशन मुझे बताना है। तो t=0 पे अगर EMF की वैल्यू मैं t=0 सब्सटीट्यूट करूँ इस इक्वेशन में, तो EMF एट t=0 क्या आ रहा है, 3 होना चाहिए। तो पहले तो ये देखो 3 है क्या t=0 पे, यहाँ तो नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत, यहाँ भी नहीं है, सी भी गलत। ऑप्शन बी एंड डी में 3 है, देखो t0 पे 3 है, राइट। बट उसके बाद देखो, उसके बाद जब t की वैल्यू बढ़ेगी, t की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो EMF की वैल्यू डिक्रीज है। तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है, टाइम के साथ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फिर मैं बोलूँगा कि ऑप्शन डी भी गलत है, मेरा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि t=0 पर वैल्यू होनी चाहिए 3, और उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़े तो EMF की वैल्यू घटती जानी चाहिए, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 3 एंड देन इट शुड डिक्रीज विद टाइम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर टू माई प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चे। 2 coils have a mutual inductance of 0.005 Henry. The current changes in the first coil according to the equation this, where Im is this, omega is this. The maximum value of the EMF induced in the second coil is. तो second coil में EMF निकालना है। तो हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में EMF क्या होता है, m × di/dt। ठीक है, तो ये EMF प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किससे एसोसिएटेड है, प्राइमरी कॉइल से, di/dt। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, पहले di/dt वी हैव टू फाइंड आउट, di/dt। तो कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो d/dt ऑफ आई हैव टू फाइंड आउट Im sin ω t। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चे, तो क्या लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, Im cos ω t, और ω t का एक इससे मल्टीप्लाई होगा तो डी टाइम के साथ ओमेगा। तो Im ओमेगा कोस ऑफ ω t, ये मेरा आ गया डिफरेंशिएशन, di/dt मुझे मिल गया। ठीक है जी, अब क्या करें, अब मुझे क्या दे रखा है, m दे रखा है, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट EMF इज इक्वल टू m × Im ओमेगा कोस ऑफ ω t। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यार। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कोस थीटा आपका मैक्सिमम होगा। कोस थीटा को 1 रख देते हैं, तो ई मैक्स निकालने के लिए मैं लिख दूंगा कि इट विल बी नथिंग m × Im ओमेगा। कोस ओमेगा आपका 1 हो जाएगा उस केस में, जब भी ये मैक्सिमम होगा। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0.005, मैक्सिमम करंट की वैल्यू 10 एम्पियर्स, और ओमेगा की वैल्यू 100 पाई रेडियंस। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 5 पाई है ना, 10⁻³ था, 5 इंटू, और ये हो गया 5 पाई, और EMF का यूनिट होता है वोल्ट्स, तो 5 पाई वोल्ट्स। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखो बच्चे, जो लूप दिया है ना उसका लेंथ AD पे अगर हम फोकस करें तो दिस इज़ AD, बट अगर इसका परपेंडिकुलर लेंथ या इफेक्टिव लेंथ की बात करें, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इज दिस रेड कलर वाला। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट AD साइन ऑफ 37 डिग्री। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, और फॉर्मूला में देन वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। ठीक है, तो EMF इज इक्वल टू BV इंटू L इफेक्टिव, जो अभी मैंने बताया आपको कि AD साइन थीटा के बराबर होगा। तो B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, V इज़ द वेलोसिटी इंटू, छोटा v लिख देते हैं इसको, BV, L इफेक्टिव जो है AD इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से मुझे EMF अगर मैं निकालूँ तो EMF की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। करंट की बात करें, करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू EMF बाई R इक्वलेंट। अब देखो दो रजिस्टर्स जो हैं, एक तो 8 ओम तो लूप का रेजिस्टेंस है, और इसके साथ
सॉरी 8 ओम तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और लूप का रेजिस्टेंस 4 ओम है, दोनों सीरीज में है एक दूसरे के साथ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 + 4 12, और ऊपर क्या आएगा ई एम पीछे क्या बी वी इंटू ए डी, ए डी का लेंथ मुझे दे रखा है 0.3, 0.3 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री, साइन ऑफ 37 क्या होता है 3/5, मैजिक ट्राइंगल लगाओ 3/5 वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आई कैन राइट करंट इन द लूप इज गिवन, है ना, करंट इन द लूप इज गिवन एज 2 एम्पियर, तो मैं लिख सकता हूँ 2 = मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज गिवन एज, ये भी दे रखा है मुझे 4 टेस्ला इंटू वी जो मुझे निकालना है, इंटू 0.3 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से आई कैन राइट V = 2 इंटू 50 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9, तो आपका आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और कॉपर रिंग हैविंग ए कट सच एज नॉट टू फॉर्म अ कंप्लीट लूप, ठीक है। तो ये कॉपर रिंग है, इसमें कट लगा रखा है तो कंप्लीट लूप नहीं बन रहा। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट। देखो बच्चे, अगर लूप नहीं बन रहा तो करंट कोई होगा नहीं, कोई करंट लूप में नहीं होगा, तो इट विल नॉट अपोज एनी रेजिस्टेंस टू द फॉलोइंग बार मैग्नेट, बार मैग्नेट को कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बार मैग्नेट, इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही रहेगा, ना रिड्यूस होगा ना बढ़ेगा, तो इट इज इक्वल टू जी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लार्ज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज 0.5 × 10⁻³ वेबर when a current of 0.5 ampere flows through a small neighboring coil of radius r, calculate the coefficient of mutual inductance for the given pair of the coils। ठीक है बच्चे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, ठीक है। तो एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, फाई क्या है फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, आई इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो अब मुझे जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आई हैव टू फाइंड आउट एम। एम क्या होगा बच्चे, एम विल बी इक्वल टू फाई बाई करंट आई, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 0.5 इंटू 10⁻³ और करंट कितना दे रखा है, करंट एसोसिएटेड इज 0.5। तो यहाँ से मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है वो मिलेगा 1 मिली हेनरी। तो आंसर इज 1 मिली हेनरी इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। इफ अ कॉइल ऑफ 40 टन्स एंड एरिया 4 cm² is suddenly removed from a magnetic field, it is observed that a charge of 2 × 10⁻⁴ coulomb flows into the coil. If the resistance of the coil is 80 ohms, the magnetic flux density is। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको निकालना है, तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है चार्ज का, Q = चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना, डेल्टा फाई बाई आर। ये आपको क्लास में ही बताया था मैंने बार बार जब पढ़ा था। तो डेल्टा फाई बाई आर, यहाँ से यार अब आपको फ्लक्स में चेंज निकालना है। देखो इनिशियली द कॉइल वाज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया, तो फाइनल फ्लक्स तो आपका 0 हो गया और इनिशियल फ्लक्स क्या होगा NA × B, NAB, ठीक है, NAB -0, फाइनल फ्लक्स 0। तो डेल्टा फाई आपको मिल गया और आर की जगह आप रेजिस्टेंस रख दो, जो क्वेश्चन में आपको शायद दे रखा है, रेजिस्टेंस इज 80 ohms, ठीक है। तो अब मैं बी निकालना चाहूँ यहाँ से, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट बी = चार्ज इंटू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एन इंटू एरिया, ठीक है जी। अब Q आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁴ कूलम चार्ज इंड्यूस हो गया, इंटू रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 80 ohms डिवाइडेड बाय n इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स दिए 40 इंटू एरिया दिया 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर था तो मीटर स्क्वायर में किया तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट हमें करना रहेगा। तो देखो ये तो ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर जो है 10⁻⁴ कट गया, ऊपर 160 नीचे भी 160, तो 1 टेस्ला आ गया, ठीक है। तो 1 टेस्ला इज द आंसर, तो हमारा जो है आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का अगर सॉल्यूशन देखें बच्चे, तो यहाँ पर हमें दिया था रेजिस्टेंस 10 ओम का, एरिया दिया है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे यूनिफॉर्म है बट टाइम के साथ वेरी करेगा। तो अब आपको बताना है द चार्ज पासिंग थ्रू द लूप इन t = 0 से t = 10 मिली सेकेंड्स, इस टाइम में कितना चार्ज पास करेगा, राइट। तो बच्चों देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी 0.4 साइन ऑफ 50 पाई इंटू टी, ठीक है। तो ये टाइम के साथ वेरी करेगा, राइट। इसके बाद एरिया इज गिवन, एरिया क्या दिया है 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे दिया आपको। अब आप लिख सकते हो फ्लक्स, है ना, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए।
तो ई एम एफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हमें पता है, ठीक है। और फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, राइट। और करंट की बात करें तो करंट हमें नहीं निकालना है, इसमें हमें फाई अगर पता होगा तो वी विल बी इजीली एबल टू फाइंड आउट द चार्ज पासिंग थ्रू द, क्योंकि चार्ज का भी देखो फॉर्मूला देखा था हमने, Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई बाई आर। तो अगर मैं डेल्टा फाई निकाल लूँ तो रेजिस्टेंस मुझे पता है, राइट, रेजिस्टेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 10 ओम, तो मैं इसको इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है बच्चे। तो अब क्या करेंगे बेटा, फाई निकालने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई। तो देखो इनिशियली तो है टाइम t इक्वस टू ज़ीरो पे, t इक्वस टू ज़ीरो पे अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कितना है, t ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू ज़ीरो एट t इक्वस टू ज़ीरो मिली सेकेंड्स, ठीक है। और b एट t इक्वस टू 10 मिली सेकेंड्स अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो मुझे मिलेगा बच्चे। अब तो अगर b ज़ीरो है तो इम्प्लाइज फ्लक्स भी आपका फिर ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और अगर फ्लक्स एट सम पॉइंट एट पॉइंट व्हेन देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या है 10 मिली सेकेंड्स पे b है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 0.4 साइन 50 पाई इंटू टी, टी की जगह मैं रखूँगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये मेरा हो गया b इंटू अगर मैं एरिया कर दूँ तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फाई क्या होगा 0.4 साइन 50 पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया, इंटू एरिया इज गिवन एज 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपको फ्लक्स मिल गया, राइट। तो यहाँ से डेल्टा फाई आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा फाई कैन बी इजीली फाउंड आउट। तो डेल्टा फाई क्या होगा, डेल्टा फाई की वैल्यू भी इस फाई के बराबर ही रहेगी, बिकॉज इनिशियली द फ्लक्स तो t ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई कैन ईजिली फाइंड आउट चार्ज Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई, जो कि मेरा ये वैल्यू था 0.4 साइन इंटू 50 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय आर, आर क्या है 10 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मुझे खाली कैलकुलेट करना रहेगा, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम्स। तो इसी को अगर क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया चार्ज वो ये वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 वी कैन इजीली फाइंड आउट, आपको खाली डेल्टा फाई निकालना था इधर, और बाकी डेल्टा फाई बाई आर वी नो चार्ज, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अ कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर विद 20 revolutions per second in a uniform magnetic field 0.1 Tesla with its plane perpendicular to the field, the EMF produced across the radius, ठीक है। तो मोशनल EMF का फॉर्मूला व्हेन समथिंग इज रोटेटिंग इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है मोशनल EMF इज इक्वल टू 1/2 b ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज रखे हैं, खाली सब कुछ दिया हुआ है, 1/2 इंटू बी की वैल्यू क्या दी है 0.1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दिया 20 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है, तो 20 FPS वो आ गया RPS, ठीक है। 20 2 पाई इंटू 20 ये आपका ओमेगा आ गया, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द डिस्क इज 0.1 और इसका स्क्वायर आपको कर देना है। तो आप EMF कैन बी फाउंड आउट एज 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट्स। तो इसका आंसर है 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 बेहद आसान था, फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 25, if 0.1 joule of energy is stored for the flow of current 0.2 ampere in an inductor, then its inductance is, तो देखो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, E इज इक्वल टू 1/2 Li², ठीक है। तो इसके अंदर आपको दो वैल्यूज गिवन, क्या क्या वैल्यू गिवन है आपको, एनर्जी दे दी गई है, ठीक है। एनर्जी इज गिवन एज 0.1 जूल्स और 1/2 ये पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, तो इसको U लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन U इज इक्वल टू 1/2 Li², ठीक है। तो 0.1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो निकालना है आपको, करंट इज गिवन एज 0.2 ये 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे, L इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2, तो यहाँ से ये कट गया, तो 1/0.2 आ रहा है, 1/0.2 क्या होता है 5, और इंडक्टेंस का यूनिट होगा हेनरी, तो 5 हेनरी इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सॉल्यूशन है बच्चे वो कंप्लीट हो गया, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। अगर अभी भी कोई डाउट्स रहे तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम इन डाउट ग्रुप्स, ठीक है।
तो 25 क्वेश्चन थे, पेपर आपका मॉडरेट था, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके साथ हमारा सॉल्यूशन पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है जी, बाय।